दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक घने जंगल में जब कुल्हाड़ी पेड़ काटने आती है तो पेड़ को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उसे लोहे की कुल्हाड़ी से दर्द नहीं होता, उसे दर्द इस बात का होता है कि उस कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का डंडा लगा है वो उसी के परिवार का हिस्सा है, वो लकड़ी उसी की डाल है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान को बाहर के दुश्मन कभी नहीं हरा सकते। बाहर के दुश्मन तो सिर्फ शरीर पर घाव करते हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे दुश्मन सीधा आत्मा पर वार करते हैं। इतिहास गवाह है, लंका को आग लगाने वाला कोई बाहर का नहीं था, वो घर का भेदी विभीषण था। और महाभारत का युद्ध करवाने वाला कोई विदेशी नहीं था, वो सगा मामा शकुनी था। आज हम एक बहुत कड़वे सच का सामना करेंगे। हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा, मामा, बुआ और चचेरे भाइयों को अपना हमदर्द मान लेते हैं। हम भावुक होकर उनके सामने अपना दिल खोल देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि सांप के डसने का इलाज तो वैद्य के पास है, लेकिन अगर अपना ही कोई खून, ईर्ष्या यानी जलन पाल ले तो उसका इलाज दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। आज हम चाणक्य नीति के उस अध्याय को खोलेंगे जो हमें बताता है कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी, जी हाँ, सगे रिश्तेदारों से भी अपनी जान से ज्यादा छुपा कर रखनी चाहिए। तो चलिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है अपनी असली कमाई और जमा पूंजी को गुप्त रखना। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों शहर कमाने गए। एक भाई बहुत सीधा और भोला था। उसकी जब भी तरक्की होती या उसकी तनख्वाह बढ़ती, वो खुशी के मारे तुरंत फोन करके अपने चाचा, ताऊ और गांव के रिश्तेदारों को बता देता। चाचा जी, मेरी कमाई अब दुगनी हो गई है। मामा जी, मैंने शहर में प्लॉट ले लिया है। उसे लगता था कि मेरे अपने हैं, मेरी खुशी में खुश होंगे। लेकिन दूसरा भाई चाणक्य की बुद्धि रखता था। वो कमाता तो पहले वाले से ज्यादा था, लेकिन जब भी गांव आता तो पुराने कपड़े पहन कर आता। जब रिश्तेदार पूछते कि बेटा कितना कमा लेते हो, तो वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर कहता, अरे काका, बस गुजारा चल रहा है, शहर में महंगाई बहुत है, कुछ नहीं बचता। अब परिणाम सुनिए। जिस भाई ने अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटा था, धीरे धीरे रिश्तेदारों की आंखों में खटकने लगा। उनके मन में आ गया कि ये कल का छोकरा हमसे आगे कैसे निकल गया। जो रिश्तेदार कल तक उसे प्यार करते थे, अब वही उसकी पीठ पीछे बुराई करने लगे। किसी ने उससे उधार मांगा, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी है, 2 लाख दे दे। अब वो मना करे तो बुरा बने और दे दे तो अपना नुकसान करे। देखते ही देखते उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई और रिश्ते भी खराब हो गए। वहीं दूसरा भाई, जिसने अपनी कमाई छुपाई थी, वो शांति से अमीर बनता गया। रिश्तेदारों को लगता था कि ये तो हमारे जैसा ही है, इसलिए न किसी ने उससे जला, न किसी ने उससे उधार मांगा। उसने अपना पैसा भी बचाया और परिवार भी। चाणक्य यही समझाते हैं, इंसान का स्वभाव है कि वो दूसरों के दुख से दुखी होता है, लेकिन दूसरों के सुख से उसे 100 गुना ज्यादा दुख होता है। जब आपके रिश्तेदार देखेंगे कि आप उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी गाड़ी उनसे बड़ी है, आपके बच्चे उनसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में एक अदृश्य जहर घुल जाएगा। वो आपके मुंह पर मीठा बोलेंगे, जुग जुग जियो बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हाय लगेगी। और बुजुर्ग कहते हैं कि पत्थर को भी नजर लग जाती है, तो इंसान क्या चीज है। इसलिए चाणक्य की सलाह को पत्थर की लकीर मान लीजिए। अपने रिश्तेदारों के सामने हमेशा साधारण बनकर रहिए। अपनी असली रईसी, अपना बैंक बैलेंस सिर्फ अपने तक रखिए। उन्हें यही लगने दीजिए कि आप भी उन्हीं की तरह संघर्ष कर रहे हैं। इसी में आपकी सुरक्षा है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो आपकी सफलता की नींव है, अपना अगला कदम या भविष्य की योजना। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, यानी जो काम आपने मन में सोचा है उसे तब तक जुबान पर मत लाओ जब तक वो पूरा न हो जाए। हम में से 90% लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, या आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई बड़ी जमीन खरीदने वाले हैं। हमारा मन करता है कि हम अपनों को बताएं। हम किसी शादी या पार्टी में मिलते हैं, थोड़ा जोश में आते हैं और बोल देते हैं, मामा जी, मैं तो अगले महीने नई फैक्ट्री डाल रहा हूं, या मैं तो बाहर जा रहा हूं। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आप अपनी सफलता का गला घोट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में केकड़ा वाली सोच होती है। जब एक केकड़ा बर्तन से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे धक्का नहीं देते, बल्कि उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। रिश्तेदार अक्सर वही केकड़े होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो आपको डराना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे, अरे बेटा, आजकल बाजार बहुत खराब है, ये काम मत करना, डूब जाओगे। शर्मा जी के बेटे ने भी यही किया था, आज सड़क पर आ गया है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो इतने नकारात्मक विचार, इतनी बुरी बातें आपके दिमाग में भर देंगे कि आपका बना बनाया हौसला टूट जाएगा। आपको खुद पे शक होने लगेगा। वो ये सब प्यार का नाटक करके बोलेंगे कि हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल में वो नहीं चाहते कि आप उनसे ऊपर उठें। और अगर भगवान न करे आप उस काम में असफल हो गए, तो यही रिश्तेदार सबसे पहले ताली बजाएंगे।
वो आपकी असफलता का उत्सव मनाएंगे और कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, हमारी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी योजनाओं पर पर्दा डालकर रखता है। याद रखिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन के अंदर अंधेरे में गुप्त रहना पड़ता है। अगर आप बीज को बार बार खोदकर सबको दिखाएंगे कि देखो कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो मर जाएगा। अपने सपनों को भी उस बीज की तरह लोगों की नजरों से बचाकर अंधेरे में पालना सीखिए। जब आप सफल हो जाएं, जब मकान बन जाए, जब जीत पक्की हो जाए, तब दुनिया को पता चलने दीजिए। तब वही लोग जो टांग खींच रहे थे आपके लिए तालियां बजाएंगे। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ 2 बातें जानी है, पैसा और योजना। लेकिन जो अगली 3 बातें हैं, घर के झगड़े, आपकी कमजोरी और सहा गया अपमान, ये वो बारूद हैं जो अगर रिश्तेदारों के हाथ लग गए तो वो आपकी हस्ती मिटा सकते हैं। चलिए जानते हैं इन खतरनाक राजों के बारे में। चलिए अब उस तीसरी बात पर आते हैं जिसने आज हजारों परिवारों को तोड़कर रख दिया है। ये है अपने घर के झगड़े और अंदरूनी कला। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख है वो इंसान जो अपने घर का भेद दूसरों को देता है। हर घर में बर्तन खड़कते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में अनबन होती है। ये दुनिया का सबसे सामान्य सच है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हमारा अपने जीवन साथी से या घर में किसी से झगड़ा होता है तो हम गुस्से में या अपना मन हल्का करने के लिए फोन उठाते हैं और अपनी बुआ, मासी, चाचा या किसी खास रिश्तेदार को सब बता देते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, वो हमारी बात समझेंगे, हमें सहारा देंगे। लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जरा सोचिए, जब आप उन्हें बताते हैं कि मेरी पत्नी बहुत लड़ती है या मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते, तो उस वक्त वो आपके सामने बहुत दुखी होने का नाटक करेंगे। वो कहेंगे, हाँ बेटा, बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। उन्हें मसाला मिल जाता है। जैसे ही फोन कटता है, वो आपकी बातों को नमक मिर्च लगाकर पूरे खानदान में फैलाते हैं। वो दूसरों से कहते हैं, अरे उनके घर में तो रोज महाभारत होती है, उनकी तो आपस में बनती ही नहीं। देखते ही देखते आपके घर की इज्जत घर की 4 दीवारी से निकलकर चौराहे पर नीलाम हो जाती है। और एक बात याद रखिए, आज आपका अपनी पत्नी या पति से झगड़ा हुआ है, कल शाम तक आप दोनों एक हो जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, वो फिर से सब भूलकर साथ हो जाएंगे। लेकिन वो रिश्तेदार उस बात को नहीं भूलेंगे। वो उस झगड़े को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लेंगे और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा वो आपको ताना मारेंगे। वो आपके दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरते रहेंगे। वो उस आग को बुझाने नहीं आएंगे, वो उस आग में घी डालने आएंगे ताकि तमाशा चलता रहे। इसलिए अपने होठों को सिल लीजिए। घर के अंदर चाहे युद्ध हो जाए, लेकिन घर का दरवाजा खुलने पर दुनिया को यही दिखना चाहिए कि हम एक हैं, हम खुश हैं। जिस घर की दीवारें मजबूत होती हैं और भेद बाहर नहीं जाता, उस घर को कोई भी बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती। चौथी बात जो आपके वजूद के लिए खतरा बन सकती है, वो है अपनी कमजोरी या अपना पुराना राज। चाणक्य नीति कहती है कि अपनी कच्ची रग कभी किसी के हाथ में मत दो। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई डर होता है, कोई बुरी आदत होती है, या अतीत में की गई कोई ऐसी गलती होती है जिस पर उसे पछतावा होता है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर या शराब के नशे में या बहुत ज्यादा दोस्ती के मूड में अपने किसी चचेरे भाई या करीबी रिश्तेदार को वो राज बता देते हैं। हम कहते हैं, यार तुझे अपना समझकर बता रहा हूं, किसी को मत बताना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपका सबसे सगा है, कल अगर किसी जमीन के टुकड़े के लिए या पैसे के लिए उससे आपकी दुश्मनी हो गई तो क्या होगा? वो रिश्तेदार सबसे पहले उसी राज को हथियार बनाएगा। वो भरी सभा में पूरे परिवार के सामने आपकी उसी कमजोरी पर वार करेगा जो आपने उसे खुद बताई थी। वो सबको बताएगा कि अरे ये तो ऐसा है, इसने पहले ये कांड किया था। उस वक्त आप खून के आंसू रोएंगे। आपको उस रिश्तेदार पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको खुद पे गुस्सा आएगा कि मैंने उसे ये बात क्यों बताई। इसलिए बुद्धिमान बनिए, कछुए की तरह बनिए। जैसे कछुआ खतरा महसूस होते ही अपने कोमल अंगों को अपनी सख्त खोल के अंदर छुपा लेता है, वैसे ही अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखिए। अपनी कमजोरी सिर्फ ईश्वर को बताइए या खुद को, किसी तीसरे इंसान को नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ करता है लेकिन इंसान तमाशा बनाता है। 5वीं और आखिरी बात जो आपके मान सम्मान को बचाकर रखेगी वो है किया गया दान और सहा गया अपमान। पहले बात करते हैं सहे गए अपमान की। अगर बाहर समाज में, दफ्तर में या दोस्तों के बीच किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपको कड़वी बातें बोली है, तो ये बात घर आकर रिश्तेदारों को कभी मत बताइए। हम अक्सर सहानुभूति पाने के लिए रोते हुए बताते हैं कि मामा जी आज उसने मुझे सबके सामने डांट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। हमें लगता है कि मामा जी हमारा साथ देंगे, लेकिन कड़वा सच ये है कि पीठ पीछे वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। वो सोचेंगे कि ये तो कमजोर आदमी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, लोग इसे कुछ भी बोल देते हैं। धीरे धीरे उनकी नजरों में आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि वो इस बात को दूसरे रिश्तेदारों को भी बताएंगे। जो इंसान अपना अपमान सबको बताता फिरता है, दुनिया उसकी और ज्यादा बेइज्जती करती है। उस कड़वे घूंट को पी जाइए, उसे अपनी छाती में दफन कर दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। खुद को इतना बड़ा बनाइए कि जो लोग आज आपका अपमान कर रहे हैं, कल वो आपसे मिलने के लिए तरसें। और दूसरी चीज है दान। अगर आपने किसी की मदद की है तो उसे भी गुप्त रखिए।
अगर आप रिश्तेदारों को बताएंगे कि मैंने फलाने की मदद की, तो वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे दूसरों के लिए तो इसके पास बहुत पैसा है, बड़ा दानी बनता है, लेकिन जब हमने मांगा था तो मना कर दिया। वो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेंगे और आपसे जलने लगेंगे। इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की वो 5 बातें। अपनी असली कमाई, अपने भविष्य के प्लान, घर के झगड़े, अपनी कमजोरी और अपना अपमान, इन्हें एक लोहे के संदूक में बंद करके उसकी चाबी समंदर में फेंक दीजिए। अब आखिरी और सबसे कीमती सवाल। आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हम रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दें? क्या उनसे बात करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य ऐसा कभी नहीं कहते। चाणक्य कहते हैं कि समाज में रहने के लिए रिश्ते जरूरी हैं। अगर आप सबसे रिश्ता तोड़ लेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आपको कूटनीति यानी समझदारी से काम लेना है। रिश्तेदारों से मिलिए, उनके पैर छुइए, उनसे मीठा बोलिए, उनके सुख दुख में खड़े रहिए, शादी ब्याह में जाइए, लेकिन अपने मन के द्वार उनके लिए हमेशा बंद रखिए। जैसे हमारे मुंह में जीभ होती है, वो 32 दांतों के बीच में रहती है। दांत उसे कभी भी काट सकते हैं, लेकिन जीभ इतनी होशियार होती है कि वो दांतों के बीच रहकर भी सुरक्षित रहती है और अपना काम करती है। आपको भी उन्हीं ईर्ष्यालु रिश्तेदारों के बीच उस जीभ की तरह रहना है, कोमल बनकर लेकिन सतर्क रहकर। ऊपर से ऐसे बनिए कि आप एक खुली किताब हैं, लेकिन अंदर से ऐसे बनिए कि कोई आपको पढ़ न सके। यही सफलता का असली सूत्र है। जब आप इन बातों को गुप्त रखना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की आधी समस्याएं, आधी रुकावटें अपने आप खत्म हो गई हैं। आपकी तरक्की की गाड़ी जो बार बार लोगों की नजर लगने से रुक जाती थी, वो अब तेज रफ्तार से दौड़ेगी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी करीबी रिश्तेदार पर भरोसा किया हो और उसने आपका विश्वास तोड़ा हो? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को धोखा खाने से बचा सकती है। अगर आचार्य चाणक्य की इन कड़वी मगर सच्ची बातों ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बहुत भोले हैं और सब कुछ सबको बता देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी का सच बताते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। उधार मांगते वक्त वो रोया था और आज पैसा मांगते वक्त आप रो रहे हैं। इस गेम को पलटने का वक्त आ गया है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसकी मजबूरी की कहानी को अपनी बर्बादी की कहानी से काटना है। आज हम शराफत का चोला उतारकर वो 7 तरीके अपनाएंगे जो सामने वाले को शर्मिंदा होकर पैसा देने पर मजबूर कर देंगे। ज्यादातर लोग अपना फंसा हुआ पैसा इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि वे अब भी अच्छा इंसान बने रहना चाहते हैं। वे डरते हैं कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं लोग बुरा ना समझ लें। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब पैसा फंसा होता है तब रिश्ता पहले ही मर चुका होता है, बस तुम्हें बताया नहीं गया। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बिना गाली, बिना धमकी और बिना केस के ऐसा दबाव बनाया जाए कि सामने वाला खुद रास्ता ढूंढे पैसा लौटाने का। अब एक खतरनाक सच सुनो। कर्जदार पैसे तब नहीं लौटाता जब उसके पास पैसे आ जाते हैं। वह पैसे तब लौटाता है जब उसका मानसिक आराम टूटता है। यही वजह है कि वह अपने घर का किराया भर देता है, बच्चों की फीस दे देता है, दोस्त की पार्टी में दिख जाता है, लेकिन तुम्हारा पैसा अटका रहता है क्योंकि वहां उसे कोई तात्कालिक खतरा महसूस नहीं होता। तुम्हारा पहला काम यह समझना है कि तुम किस खेल में फंसे हो। यह भावनाओं का खेल नहीं है, यह दबाव का गणित है, और गणित में भावनाएं नहीं चलती। यहां से एक नियम लिख लो, उनकी मजबूरी मत सुनो, अपनी मजबूरी बनाओ। तुमने अब तक जो किया है वह उल्टा था। तुमने कहा मुझे पैसे चाहिए, उसने कहा अभी दिक्कत है। तुमने कहा थोड़ा जल्दी कर दो, उसने कहा समझो यार। हर बार तुमने अपनी जरूरत बताई और उसने अपनी दिक्कत। नतीजा, वह आराम में रहा, तुम बेचैन। अब इस समीकरण को पलटना है। अब तुम्हें यह नहीं कहना कि मुझे पैसे चाहिए। अब तुम्हें यह स्थिति बनानी है कि अगर पैसे नहीं आए तो मेरे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। फर्क शब्दों का नहीं, असर का है। लेकिन यहां एक गलती मत करना, चीखना, धमकाना, गाली देना नहीं। जो लोग गाली देते हैं वे अपने आखिरी हथियार तक पहुंच चुके होते हैं। तुम्हें उससे पहले काम निकालना है। तुम्हें ऐसा दबाव बनाना है जो कानूनी भी रहे और मानसिक रूप से भारी भी पड़े। उदाहरण के लिए, मुझे इस महीने एक पेमेंट क्लोज करनी है और मैंने तुम्हारे पैसे को उस प्लान में गिन रखा है। अगर यह नहीं आया तो मुझे तीसरे व्यक्ति के सामने जवाब देना पड़ेगा। यहां तुमने न तो धमकी दी न केस की बात की, लेकिन तुमने उसे बता दिया कि मामला अब सिर्फ तुम दोनों का नहीं रहा। यहीं से खेल बदलता है। कर्जदार तब तक टालता है जब तक उसे लगता है कि वह अकेला खेल रहा है,
जैसे ही उसे लगता है कि अब कोई तीसरा एंगल जुड़ रहा है, उसका मन बेचैन होने लगता है। वह सोचता है, अगर यह बात आगे बढ़ी तो मेरी इमेज का क्या होगा। ध्यान रखना, इमेज का डर पैसे के डर से बड़ा होता है। लोग पैसे खोने से कम बदनामी से ज्यादा डरते हैं। यही वजह है कि थर्ड पर्सन प्रेशर बिना किसी धमकी के काम करता है। अब अगला नियम समझो, डेडलाइन दो, लेकिन डेडलाइन का मतलब तारीख नहीं होता। तारीख तो वह भी देता है और फिर तोड़ देता है। डेडलाइन का मतलब है परिणाम। जब तुम कहते हो मुझे 5 तारीख तक पैसे चाहिए, तो उसके दिमाग में सिर्फ तारीख जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो 5 तारीख के बाद यह मामला मेरे हाथ में नहीं रहेगा, तो उसके दिमाग में परिणाम जाता है। और परिणाम स्पष्ट रखो, स्पष्ट धमकी मत दो। अस्पष्टता डर पैदा करती है। डर में कल्पना होती है और कल्पना सबसे खतरनाक हथियार है। अब यहां एक और कड़वी बात, बार बार कॉल करना बंद करो। हर कॉल तुम्हारी ताकत को कम करता है। जब तुम रोज फोन करते हो, तुम उसे यह सिखा रहे हो कि वह तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसके बजाय अचानक चुप्पी बनाओ, लेकिन यह चुप्पी भावनात्मक नहीं, रणनीतिक होनी चाहिए। पहले एक स्पष्ट संदेश दो, स्थिति, परिणाम और फिर खामोशी। यह खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करती है। वह सोचता है, अब यह क्यों नहीं बोल रहा, और यही बेचैनी काम करती है। याद रखो, जो इंसान तुम्हारे फैसले का इंतजार करने लगे, वह पहले ही आधा हार चुका होता है। इसीलिए कभी भी तुरंत जवाब मत दो। अगर वह कहे 2 दिन में दे दूंगा, तो ठीक है, मत बोलो। कहो मैं इस पर सोचूंगा, और रुक जाओ। यह छोटा सा वाक्य ताकत का संकेत है। इससे तुम विनती की लाइन से निकलकर निर्णय की लाइन में आ जाते हो। अब एक और खतरनाक स्विच, अपनी कहानी बदलो। अब तक तुम जिसका पैसा फंसा है थे, अब तुम्हें जिसके हाथ में विकल्प है बनना है। उदाहरण के लिए, अगर यह पैसा इस हफ्ते आया, तो मैं अपनी दूसरी व्यवस्था बदल सकता हूं। यह बताता है कि तुम फंसे नहीं हो, तुम विकल्पों के साथ खेल रहे हो। विकल्प वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कर्जदार कमजोर को टालता है, विकल्प वाले से डरता है। और अब सबसे जरूरी, अपने शब्दों में भावनाएं निकाल दो। भाई समझो, यार मेरी हालत खराब है। ये शब्द तुम्हें हल्का बनाते हैं। इसके बजाय तथ्य रखो, शांत, धीमे, छोटे वाक्य। भावनाएं मत दो, सूचना दो। सूचना डर पैदा करती है, भावनाएं दया। और दया कर्जदार की सबसे पसंदीदा चीज है, क्योंकि दया से वह समय खरीदता है। यहां तक अगर तुमने ध्यान से सुना है, तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि अब तक तुम क्यों हार रहे थे, क्योंकि तुम सही जगह पर सही दबाव नहीं बना रहे थे। आगे जो आने वाला है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चाल की जिसमें कर्जदार को लगता है कि उसे राहत मिल रही है, जबकि असल में वह पैसे लौटाने की लाइन में आ चुका होता है। यहां ज्यादातर लोग वही पुरानी गलती दोहराते हैं। वे या तो मान जाते हैं या गुस्सा कर बैठते हैं। दोनों ही हालात में खेल तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। अब तुम्हें तीसरा रास्ता अपनाना है, जिसे चाणक्य की भाषा में कहें तो झूठी राहत देकर असली पकड़ बनाना। यहां पहला खतरनाक सिद्धांत समझो, कर्जदार को कभी मत दिखाओ कि तुम पूरी तरह अड़ गए हो। अगर उसे लगे कि तुम फाइनल मोड में हो, तो वह या तो भागेगा या पूरी तरह टकराव पर आ जाएगा। तुम्हें उसे यह महसूस कराना है कि अभी भी रास्ता खुला है, लेकिन वह रास्ता सिर्फ एक दिशा में जाता है, तुम्हारी तरफ। उदाहरण के लिए, जब वह कहे 2 हफ्ते दे दो, तो सीधे हां या ना मत कहो। कहो ठीक है, देखते हैं, लेकिन यह आखिरी एडजस्टमेंट होगा। यह वाक्य 2 काम करता है। उसे थोड़ी राहत देता है और साथ ही उसके दिमाग में डर बैठा देता है कि अगली बार कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अब यहां एक बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक बिंदु आता है। लोग जिस चीज को आखिरी मौका समझते हैं, उसे गंवाने से डरते हैं। तुम उसी डर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन याद रखना, आखिरी शब्द हर बार इस्तेमाल नहीं करना है। अगर तुम हर बार आखिरी बोलोगे, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आखिरी शब्द तभी काम करता है जब उससे पहले चुप्पी और संयम रहा हो। अब अगली चाल, आंशिक वापसी का जाल। ज्यादातर लोग या तो पूरा पैसा मांगते हैं या कुछ भी नहीं। यही उनकी गलती है। कर्जदार पूरे पैसे का बोझ एक साथ महसूस करता है, इसलिए वह टालता है। तुम बोझ को छोटे टुकड़ों में तोड़ो। कहो पूरा अरेंज नहीं हो रहा, तो कम से कम आधा भेज दो, ताकि मेरी सिचुएशन संभल जाए। यह सुनकर कर्जदार के दिमाग में गणित बदलता है। आधा देना उसे संभव लगता है, और जैसे ही वह आधा देता है, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है। उसने मान लिया कि पैसा लौटाना है। एक बार पहला पेमेंट आ गया,
अब वह न देने वाला नहीं रहता, वह बाकी देने वाला बन जाता है। यह पहचान का बदलाव है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कमिटमेंट ट्रैप। इंसान जो शुरू कर देता है उसे पूरा करने के लिए मानसिक रूप से मजबूर होता है। इसीलिए पहला पैसा निकालना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद खेल आसान हो जाता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी मत करना। जैसे ही पहला पैसा आए तुरंत बाकी के लिए मत टूट पड़ो। शांत रहो, 1 दिन 2 दिन, फिर कहो ठीक है, इससे थोड़ी राहत मिली, बाकी का प्लान क्या सोच रहे हो। अब यह सवाल विनती नहीं है, यह अगला स्टेप है। वह समझ जाता है कि मामला रुका नहीं है, बस आगे बढ़ गया है। अब आते हैं उस चाल पर जो बहुत कम लोग जानते हैं, कर्जदार की भाषा बदलना। ध्यान दो, जब तक वह देखता हूं, कोशिश करता हूं, अरेंज कर रहा हूं बोल रहा है, तब तक वह कंट्रोल में है। जैसे ही वह तारीखें, रकम और तरीके बोलने लगे, कंट्रोल शिफ्ट होने लगता है। तुम्हारा काम है उसे इसी दिशा में धकेलना। इसलिए सवाल पूछो, किस तारीख को, किस अकाउंट से, एक साथ या 2 हिस्सों में। ये सवाल साधारण लगते हैं, लेकिन ये उसे मानसिक रूप से भुगतान की स्थिति में ले आते हैं। अब एक और खतरनाक हथियार, तुलना का डर। सीधे किसी और का नाम मत लो, लेकिन संकेत दो। जैसे, मैंने बाकी चीजें तो क्लियर कर ली हैं, बस यही एक पेंडिंग रह गया है। यह बताता है कि तुम किसी लिस्ट में हो और वह अकेला है जो पीछे रह गया है। कोई भी इंसान आखिरी बचा हुआ देनदार बनना पसंद नहीं करता। यह उसकी छवि पर चोट करता है। अब यहां से खेल और गहरा हो जाता है। अगर कर्जदार समझदार है तो वह अब भी रास्ता ढूंढेगा, लेकिन अगर वह डीठ है तो वह भावनात्मक कार्ड खेलेगा। बीमारी, परिवार, हालात। यहां तुम्हें बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना है। सहानुभूति दिखाओ, लेकिन समाधान से मत हटो। कहो, मैं समझता हूं, इसलिए तो मैंने अभी तक इंतजार किया, लेकिन अब मेरी सिचुएशन भी वैसी नहीं रही कि मैं और खींच सकूं। यह लाइन उसे यह बताती है कि तुम्हारी सहानुभूति की सीमा खत्म हो रही है। अब एक और कड़वा सच, जो इंसान हर बार अपनी मजबूरी बताकर बच निकलता है, वह तभी रुकता है जब उसे लगता है कि सामने वाला भी मजबूर हो चुका है। इसलिए कभी कभी अपनी मजबूरी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जरूरी होता है। यह झूठ नहीं है, यह रणनीति है। चाणक्य इसे ही कूटनीति कहते थे। लेकिन झूठ ऐसा होना चाहिए जिसे पकड़ा ना जा सके, अस्पष्ट लेकिन डर पैदा करने वाला। अब यहां तक अगर तुम पहुंचे हो और फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो समझ लो कि अब मामला अगले स्तर पर जा रहा है। यहां से हम उस जोन में घुसते हैं जहां सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठा का डर और तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी खेल बदल देती है। यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन यहीं से असली रिकवरी शुरू होती है। और आगे जो आने वाला है वह सिर्फ पैसा निकालने की बात नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य में कोई तुम्हारा पैसा रोकने की हिम्मत करेगा या नहीं। अब यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग डर कर रुक जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारे और कर्जदार के बीच नहीं रहती। अब बात उसकी छवि, उसके डर और उसके सामाजिक दायरे तक पहुंचने लगती है। और यहीं पर असली शक्ति काम करती है। याद रखो, पैसा जेब से निकलता है, लेकिन फैसला दिमाग से होता है। अगर दिमाग हिल गया तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लो, तुम्हें किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी को धमकाना नहीं है, किसी को फंसाना नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना है कि यह मामला अब अदृश्य नहीं रहा। कर्जदार तब तक निश्चिंत रहता है जब तक उसे लगता है कि उसकी देनदारी सिर्फ तुम्हारे फोन तक सीमित है। जैसे ही उसे लगता है कि यह बात उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती है, उसकी नींद उड़ने लगती है। अब यहां पहला हाई इंपैक्ट मूव आता है, तीसरे व्यक्ति की परछाई। ध्यान दो, तीसरा व्यक्ति असल में शामिल नहीं होता, उसकी मौजूदगी का संकेत ही काफी होता है। उदाहरण के लिए एक लाइन बोलो, मुझे इस हफ्ते इस हिसाब को क्लोज करना है क्योंकि मुझसे ऊपर भी जवाबदेही है। यहां तुमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके दिमाग में सवाल पैदा कर दिया। कौन है ऊपर? दोस्त, पार्टनर, परिवार, ऑफिस? अनजान डर सबसे खतरनाक डर होता है। अब दूसरा कदम, सामाजिक समय का दबाव। यह मत बोलो कि मुझे पैसा चाहिए, बोलो इस हफ्ते सब कुछ क्लियर होना है। इंसान समय से डरता है, रकम से नहीं। समय फिसलता है तो इमेज फिसलती है। इसलिए तुम्हारे शब्दों में अर्जेंसी होनी चाहिए, एंजाइटी नहीं। शांत आवाज में, कम शब्दों में, स्पष्ट संकेत। अब एक और गहरी चाल, स्थिति को सामान्य दिखाना। ज्यादातर लोग दबाव डालते वक्त आक्रामक हो जाते हैं। तुम उल्टा करो, न ज्यादा कॉल, न लंबी बातें,
सामान्य, संतुलित, ठंडा व्यवहार। यह ठंडापन सामने वाले को असहज करता है। वह सोचता है, अब यह शांत क्यों है? क्योंकि जब इंसान शांत होता है, लोग मान लेते हैं कि उसके पास कुछ है, या तो ताकत या योजना। अब ध्यान दो इस पॉइंट पर, क्योंकि यह बहुत लोग मिस कर देते हैं। कभी भी पूरी रणनीति एक साथ मत खोलो। अगर तुमने सामाजिक दबाव का संकेत दिया तो तुरंत अगला कदम मत दिखाओ। रुक जाओ, चुप्पी दो। यह चुप्पी उसके दिमाग में फिल्म चलाती है। वह खुद ही सोचने लगता है कि अगला कदम क्या हो सकता है, और अक्सर उसकी कल्पना तुम्हारे असली कदम से ज्यादा डरावनी होती है। अब अगर वह तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करे, फोन न उठाए, मैसेज देखकर छोड़ दे, तो इसे अपमान मत समझो। यह उसका आखिरी हथियार होता है। यहां तुम्हें वही करना है जो उसे सबसे ज्यादा चुभे। कोई प्रतिक्रिया मत दो। 1-2 दिन की चुप्पी, फिर एक छोटा सा ठंडा सा संदेश, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, बस इतना। न इमोशन, न विस्तार। यह बताता है कि तुम अभी भी कंट्रोल में हो। अब एक और खतरनाक मोड़, विकल्प दिखाना, लेकिन अपने लिए। तुम यह नहीं कह रहे कि मैं कुछ कर दूंगा। तुम कह रहे हो, अगर यह क्लोज नहीं हुआ तो मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है, यह मत बताओ। अस्पष्टता रखो। अस्पष्टता से ही डर पैदा होता है। स्पष्ट धमकी कानून खींचती है, अस्पष्ट संकेत दिमाग तोड़ता है। अब यहां एक कड़वी सच्चाई, कुछ कर्जदार तभी हरकत में आते हैं जब उन्हें लगता है कि वे अब भी थोड़ा सम्मान बचा सकते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा एक सम्मानजनक एग्जिट का रास्ता दो। जैसे, अगर इस हफ्ते यह क्लियर हो गया तो बात यहीं खत्म। यह लाइन बहुत ताकतवर है। यह उसे यह मौका देती है कि वह बिना हारे निकल सके। इंसान अक्सर पैसा नहीं, अपना चेहरा बचाने के लिए झुकता है। अब अगर यहां तक आने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, तो समझ लो कि तुम अब उस लेवल पर हो जहां सीधी भाषा की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी नियंत्रण के साथ। अब देखते हैं खत्म होता है। अब कब और कैसे शुरू होता है? सवाल बदलो, तारीख, मोड, पूरा या हिस्सा। ये सवाल उसे फिर से एक्शन मोड में लाते हैं। सवाल हमेशा सामने वाले को काम में डालते हैं। और अब सबसे जरूरी मानसिक बदलाव, अब तुम यह मत सोचो कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। यह रिश्ता उस दिन खराब हो गया था जिस दिन पैसा रुका। अब तुम्हारा काम रिश्ता बचाना नहीं, अपनी स्थिति बचाना है। जब तुम यह अंदर से स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे शब्द अपने आप बदल जाते हैं और सामने वाला यह बदलाव महसूस कर लेता है। यहां से आगे हम उस आखिरी जोन में प्रवेश करने वाले हैं जहां या तो पैसा निकलता है या सामने वाला हमेशा के लिए यह सीख लेता है कि तुम्हारे साथ खेल नहीं खेला जा सकता। आगे जो आने वाला है वह सिर्फ रिकवरी नहीं है, वह भविष्य की सुरक्षा है। अब यह आखिरी हिस्सा है और यहां मैं कोई नई चाल नहीं जोड़ रहा। यहां मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति को स्थायी रूप से बदल रहा हूं, क्योंकि पैसा निकल भी आए और तुम अंदर से वही पुराने डर वाले इंसान रहो, तो अगली बार फिर कोई तुम्हें इसी जगह खड़ा कर देगा। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ रिकवरी की कहानी नहीं है, यह पहचान बदलने की प्रक्रिया है। सबसे पहले यह सच स्वीकार करो, हर पैसा वापस नहीं आता, लेकिन हर केस तुम्हें मजबूत बना सकता है। अगर यहां तक आने के बाद भी सामने वाला टस से मस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक ही है, अब उसके लिए पैसा रोकने का फायदा देने के नुकसान से ज्यादा लग रहा है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं, छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं। और यहीं वे सिर्फ पैसा नहीं छोड़ते, वे अपनी इमेज छोड़ देते हैं। दुनिया ऐसे ही सीखती है कि किसका पैसा रोका जा सकता है और किसका नहीं। अब यहां आखिरी नियम लिख लो, अगर पैसा पूरी तरह नहीं भी निकलता तो भी ऐसा अंत करो कि सामने वाला जीत का एहसास न ले जाए। इसका मतलब है, बातचीत को अधूरा मत छोड़ो, गायब मत हो जाओ। एक साफ, शांत और अंतिम संदेश दो, मैंने जितना कर सकता था किया, अब मैं इस स्थिति को अपने तरीके से संभालूंगा। यह लाइन धमकी नहीं है, लेकिन यह बताती है कि तुम झुके नहीं। यह तुम्हारी रीढ़ दिखाती है, और रीढ़ दिखाना भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब समझो, जो इंसान यह सीख लेता है कि तुम्हें टालने से उसे मानसिक शांति नहीं मिलेगी, वह दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। भले पैसा पूरा ना आया हो, लेकिन उसने तुम्हें आसान शिकार की लिस्ट से काट दिया होता है। और यही असली जीत होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते। अब एक गहरी बात, जो लोग हर बार पैसा फंसने पर टूट जाते हैं, वे इसीलिए नहीं टूटते क्योंकि पैसा गया, वे इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि